हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 44। ओके, कुछ लोगों का आंसर आया था लेकिन मैं देख नहीं पाया, दोबारा आंसर दीजिए। सो ये जो थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, क्या बोलती है? एनीबॉडी? देखिए, क्वेश्चन तो करेक्ट, आंसर तो करेक्ट है, किंग्सले डेविस। व्हाट अबाउट द थ्योरी? आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लग रहा है। एनीबॉडी? बिकॉज वन कांट डू ऑल द थिंग्स इन सोसाइटी, सो इसी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन है। इज इट राइट? और एनीबॉडी? दैट्स व्हाई दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर्स। ओके, देन फंक्शनल थ्योरी, इसमें बोल देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ओके अनिल कुमार साहू, समाज समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी या जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ सोशल, सोसाइटी ठीक से वर्क करने के लिए सोसाइटी में वर्क का डिवीजन किया गया है। तो ठीक है, हाँ। सबसे एक जैसा काम होगा तो सोसाइटी सही ट्रैक से नहीं चलेगी, बिल्कुल। इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि समाज के अंदर जो इनइक्वालिटी है ना, ओके, समाज के अंदर इनइक्वालिटी होगी तो जो जो कि स्ट्रेटिफिकेशन में बताया जाता है कि समाज के अंदर इस प्रकार से उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, समाज के अंदर इनइक्वालिटी है। तो ये थ्योरी बोलती है कि समाज के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसी की वजह से समाज चलता है, फंक्शन करता है। ओके, सोसाइटी फंक्शन बिकॉज ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। इससे क्या होगा कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, टैलेंटेड पर्सन होते हैं, राइट, उनको ऊपर स्टार्टा में रखा जाता है। ओके, उनके पास इंसेंटिव होते हैं जिसको हम बोलते हैं अवार्ड्स मिलना, ओके, या फक्स मिलना, जॉब्स वगैरह। तो उनको ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो टैलेंटेड हैं, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, डिफरेंट जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और जो नहीं करते वो नीचे वाले उसमें आते हैं, इसी वजह से उसको एक, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो समाज के अंदर जो सोशल इक्वलिटी है, इसी की वजह से समाज चलता है, फंक्शन वर्क करता है। सब अगर एक जैसा हो जाएगा तो सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा ना काम करने का। अगर मान लीजिए सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, सबको एक जैसा मार्क्स मिल जाए, सबको पास कर दिया जाए एग्जाम में, सब स्टूडेंट को, चाहे वो पढ़ाई करें चाहे ना करें, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको क्या इंसेंटिव है? उनके उनके लिए कुछ अवार्ड्स तो है नहीं ना रिवार्ड्स है, क्योंकि सबको मार्क्स मिलना है, सबको पास होना है। तो बिकॉज ऑफ कि जो इंसेंटिव होते हैं या जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। और जो इनइक्वालिटी होती है, सोशल इनइक्वालिटी, उसी वजह से फंक्शन, सोसाइटी फंक्शन करती है, वर्क करती है। ओके, सोशल नॉर्म्स स्ट्रेटिफिकेशन इज द इनविटेबल फिनोमेना। वो ठीक है, आप वो तो आप करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि इनविटेबल फिनोमेना है। ओके, कारण क्या है? कारण है सोशल इनइक्वालिटी, समाज के अंदर जो है इनइक्वालिटी, उसी की वजह से सोसाइटी फंक्शन कर रही है। क्लियर है? अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी तो फंक्शन नहीं करेगी सोसाइटी। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया क्या?
जैसे कि एग्जाम में अगर सभी डिफरेंस पर्सन आर रिवार्डेड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर सभी स्टूडेंट को पास कर देंगे हम, चाहे वो पढ़ाई करें या ना करें, राइट, तो कौन पढ़ेगा फिर? तब तो सब बराबर ही होंगे, तो पढ़ाई कौन करेंगे, राइट। इसी वजह से जो है मार्क्स कम ज़्यादा दिए जाते हैं, या बोल सकते हैं कि जो जितना मेहनत करता है, एफर्ट करता है, उसको इंसेंटिव दिया जाता है, उसको मार्क्स दिए जाते हैं, रिवार्ड दिया जाता है। ओके। और वही कारण है जो इनक्वलिटी होती है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे रहता है समाज के अंदर, वो इनक्वलिटी होती है, उसी वजह से सोसाइटी फंक्शन करती है। ओके। अचीवमेंट एज पर द मेरिट, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दुर्खाइम स्टडी ऑफ सोसाइटी डज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। इस थ्योरी से, या ये जो थ्योरी दी गई है दुर्खाइम के द्वारा, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, इससे हम क्या जो है समझ सकते हैं? सोसाइटी होल्ड्स ओवर द इंडिविजुअल, समाज की पकड़ होती है व्यक्ति के ऊपर, या बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसी का हिस्सा है, उसी से बना हुआ है। इंडिविजुअल होल्ड द सोसाइटी, सोसाइट सोसाइड रेट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। इस थ्योरी से हम क्या समझ सकते हैं? बहुत सारी कम्युनिटी का सोसाइटी रेट क्या है, क्या वो जान सकते हैं? या फिर समाज के अंदर जो है डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं? विच ऑप्शन विल बी राइट, कौन से जो है सही है? यहाँ पर दुर्खाइम बताते हैं कि जो सुसाइड होता है ना, जो लोग सुसाइड करते हैं, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स या प्रॉब्लम्स। हो सकता है कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। जैसे इन्होंने बताया दुर्खाइम ने कि सोसाइटी के अंदर जो है लोग अगर जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे सोसाइटी से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ओके, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस होती है, सोसाइटी के अंदर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, सोसाइटी से जुड़े रहते हैं, तो वो कम सुसाइड करते हैं। ओके, ऐसा इन्होंने बताया कि अगर इंटीग्रेशन कम होता है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, सोसाइटी से पर्सन का अगर इंटीग्रेशन कम है, तो फिर जो है पीपल आर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड। जितने ज़्यादा जुड़े होंगे, जितना ज़्यादा बिलोंगनेस होगा, जितना कनेक्टेड होंगे, उतना कम सुसाइड करेंगे। और जितना इंटीग्रेशन कम होगा सोसाइटी के अंदर लोगों का, उतने ज़्यादा सुसाइड केस बढ़ते हैं। सो दैट इज द थ्योरी गिवन बाय द अमल दुर्खाइम। और इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि केवल साइकोलॉजिकल या कोई इमोशनल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है सोसाइटी के लिए, सोशल फैक्टर भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। पहला आपका करेक्ट है इसमें, दूसरा और लास्ट वाला डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस तीसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सोसाइटी रेट्स, तो रेट्स का कोई लेना देना नहीं है कम्युनिटी के अंदर इस थ्योरी से। ओके, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है थ्योरी के बारे में? गाइस, यस। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर थ्योरी दी गई है एक साइड में, और दूसरी साइड में एक्सपोनेंट दिया गया है, मतलब किन के द्वारा इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे साइक्लिकल थ्योरी, लीनियर थ्योरी, डायलेक्टिक थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी, सभी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, कोई भी आंसर इसका गलत मत करना। आई हैव सम इशू कांट, ओके। देखिए इमाम दुर्खाम की थ्योरी जो सोसाइटी की है, ये बताते हैं कि सोसाइटी जो है केवल साइकोलॉजिकल या इमोशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं करते हैं लोग। हो सकता है कि कुछ सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोग सुसाइड करते हैं। ओके। और आगे ये बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है अगर लोग सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगनेस होती है कम्युनिटी से, सोसाइटी से, ओके, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे लोग कम सुसाइड करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं सोसाइटी से, मतलब सोशल इंटीग्रेशन कम होता है या कम होता जाता है, तो लोग जो है ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ये बेसिक जो है अप्रोच थी अमाल दुर्खाइम की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि सुसाइड क्यों होती है, उसका रीजन दिया, सोशल रीजन दिया, सोशल फैक्टर्स बताए इन्होंने। बहुत सारे रीजन, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं सुसाइड के। इज इट क्लियर? ब्रेक हुआ बॉयस, क्या अप्रोच था दुर्खाइम का? देखिए दुर्खाइम का जो थ्योरी था दैट इज बेस्ड ऑन के, इन्होंने बताया कि सुसाइड जो लोग करते हैं उसमें क्योंकि केवल साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर नहीं होते हैं, साथ साथ ये तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ सोशल फैक्टर भी होते हैं। ओके। सोशल फैक्टर में इन्होंने बताया कि सोशल जो इंटीग्रेशन है, जितना ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे सोसाइटी से, सोसाइटी मतलब कम्युनिटी से, फैमिली से, जितना ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, जितना बिलोंगनेस होगा, जितनी आपस में सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक बिलोंगनेस या
ओके, अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है लोग कम सुसाइड करेंगे, और जितना कम सोशल इंटीग्रेशन होगा लोगों का सोसाइटी से, धीरे धीरे अगर सोशल इंटीग्रेशन कम होता जाता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है, पीपल आर मोर लाइकली टू कमिट सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए, कौन सा था? साइक्लिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है? साइक्लिकल थ्योरी बताती है कि जो सिविलाइजेशन है जो है, दैट पास थ्रू दी थ्री स्टेजेस। द फर्स्ट वन दैट इज दी, जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत कोई भी सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है उसका यूथ स्टेज होता है, फिर जो धीरे धीरे मेच्योर होती है, फिर डिक्लाइन करती है। ओके, 40 सेकंड का। ओके, बिल्कुल। द की कंसेप्ट ऑफ टोनी बी स्टोरी दैट हैज चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। सो ए आपका पेयर हो जाएगा सेकंड के साथ। लीनियर थ्योरी का मतलब क्या होता है? लीनियर रिवोल्यूशन थ्योरी, एनीबडी? जहां पर सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। ओके, ये किसके द्वारा बोला गया था? अगस्टस कॉम्टे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डायलेक्टिकल थ्योरी, किसके द्वारा दी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा, मैंने बताया था। इन्होंने हेजल का जो कंसेप्ट था उसको, उससे इंस्पायर होकर के उसको लेकर के उन्होंने थ्योरी दिया था, जहां पर बताया था कि थीसिस और एंटीथीसिस, तो इसमें क्लैश होता है, प्रोग्रेस होता है। इसी प्रकार से जैसे थीसिस का मतलब होता है कि स्टेटस को, सोसाइटी की प्रेजेंट अवस्था, सोसाइटी किस अवस्था में, उसको बोलते हैं हम थीसिस। एंटीथीसिस मतलब होता है कि क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज, और इन दोनों के बीच में क्लैश होगा। ओके, फिर जो एक नया आइडिया डेवलप होकर के आएगा, नई आइडियोलॉजी डेवलप होकर आएगी, और ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोग्रेस। ओके, ये डायलेक्टिकल थ्योरी है। तीसरा, फोर्थ नंबर है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या बोलती है? ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जिस किसने लिखा था कि जो है, इंडिविजुअल कांट परफॉर्म ऑल द वर्क ना। सो यहाँ पर जैसे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब आपस में मिल करके काम करते हैं, इसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी किंग्सले डेविस के द्वारा बोला गया। ओके, सो इन द सेम वे सोसाइटी ऐसी फंक्शन करती है जिसमें जो भी उसके एसोसिएशन हैं सब मिल करके काम करते हैं, कोई इंडिविजुअल सभी के सभी वर्क नहीं कर सकते। सो पीपल दे कम टुगेदर एंड दे परफॉर्म द वर्क। इसी प्रकार से सोसाइटी फंक्शन करती है, वर्क करती है, हारमोनी में रहती है। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ये पहला सेकंड हो गया। एक ही ऑप्शन है, देख करके आंसर लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, अगर आप देखेंगे, अगर आपको कोई भी पता है ना तो भी आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर। सभी ऑप्शन अलग अलग हैं, देखिए ये फोर्थ वाला यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आंसर देख करके जो है आप आंसर लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चार में से दोस्तों याद रहेगा ही, मान लो कि इस चारों नहीं आता है आपको, एक दो ऑप्शन तो याद रहेगा कौन सी थ्योरी किसकी है, तो आ जाता है, हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए एग्जाम में। ओके, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो, थोड़ा थोड़ा याद सब कुछ हो बस। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोविजन एंड पेरोल आर फॉर्म ऑफ डिटरेंट पनिशमेंट, रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट, एक्स्ट्रामुरल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। इसका आंसर दीजिए। डिटरेंस पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? एनीबडी? एक्स्ट्रामुरल का मतलब होता है कि बाहर, जेल के बाहर, मतलब जो फंक्शनिंग आउटसाइड, बियॉन्ड द वॉल, बियॉन्ड द बाउंड्री समथिंग, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जेल है, संस्था है, उसके बाहर की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रामुरल ट्रीटमेंट। आउटसाइड, बिल्कुल सही है। डिटरेंस पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? एनीबडी? एक लाइन में आंसर दीजिए, व्हाट इज द डिटरेंस पनिशमेंट, या डिटरेंस थ्योरी बोल सकते हैं।
द कल्प्रिट विल सफर, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जिसके द्वारा जैसा क्राइम किया जाएगा उसको उसके अकॉर्डिंग जो है दंड दिया जाएगा, उसको बोलते हैं डेटरेंस क्रिएट करना। डर, एक डर का माहौल या बोल सकते हैं, ऐसा रहना चाहिए कि अगर गलत काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे पहले जो लोग चोरी करते थे तो उनके हाथ काट दिए जाते थे या उनको कोड़े मारे जाते थे, वो बड़े स्केल पे डेटरेंस था कि बहुत ज्यादा जो है सफर करेंगे लोग। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट? एनीबडी? ऑफेंडर विल सफर इन द रिटर्न, बिल्कुल सही बात है, सही है। रिस्पॉन्स में मिलना मतलब प्रोपोर्शनल ऑफेंस, जो जितना जो क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है दंड भी दिया जाएगा, बराबर प्रोपोर्शनल में। ओके, इन द ऑफेंडर विल सफर इन द रिटर्न। तो ये आपका हो गया। तो इसमें थर्ड वाला आंसर आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47 में किसी को डाउट? रेपिटेशन का मतलब होता है रेपिटेट करना, ठीक करना उसको। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 47 में? क्वेश्चन नंबर 48, स्टेक होल्डर एनालिसिस इन्वॉल्व assessing relationship of different participants in the project as favorable or unfavorable, plotting causal factors in row and column, collating information related to planning using symbols and arrow, assessing the resources and capabilities of different stakeholder in the project. क्या क्या एसेंशियल स्टेप्स होते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस के? पहला तो होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके जो इंसेंटिव्स हैं जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है प्रोजेक्ट को लेकर के, उनको जानना। उसके बाद स्टेक होल्डर्स का इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस, उनका इम्पोर्टेंस असेस करना। ओके, और कैसे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बेहतर तरीके से, ये आपके कुछ स्टेप होते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस में। इसमें जो ऑप्शन दिया है, असेसिंग द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर इन द प्रोजेक्ट विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन? आपको बताना है कि जो पारंपरिक प्रशासन का तरीका था उसमें से एक विशेषता नहीं है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले के ज़माने में जो प्रशासन होता था, ट्रेडिशनल वे था जो एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें उसकी कौन सी विशेषता नहीं थी? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस, या फिर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, केंद्रीकृत निर्णय लेना, जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन्हीं के द्वारा डिसीजन लिया जाता था तो वो सेंट्रलाइज होता था, डिसेंट्रलाइज नहीं होता था। और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेन करना। तो पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था पहले ना, पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके द्वारा जो बोला गया वही जो है फरमान, जिसको हम फरमान बोलते हैं, वही मानना पड़ता था पब्लिक को। तो पार्टिसिपेटरी कहाँ हुआ, है ना? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यही करेक्टरिस्टिक्स नहीं थे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, POS DCORB are a principle of administration, principle of social welfare administration, both the principle of administration as well as social welfare administration, and principle of decentralization. फिफ्टी का ए, फिफ्थ कौन सा होगा? विच ऑप्शन विल बी राइट? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। पहला वाला गलत क्यों होगा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? एनीबडी? ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए POS जो जो आपका कंसेप्ट है, ये सोशल वर्क के लिए थोड़ी बनाया गया था। इसको तो हम लोग ने उसको जो है लिया गया है पढ़ने के लिए, जो है हम लोग यूज करते हैं, इसलिए सोशल वर्क में पढ़ते हैं। ओके, विच ऑप्शन विल बी राइट? हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो दूसरे थे, दूसरे सब्जेक्ट के हैं या दूसरे वहाँ से लेकर के जो है हम लोग पढ़ते हैं सोशल वर्क में। जैसे उनमें से एक ये भी है, ये भी एक स्टैंडर्ड है जहाँ से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको हम पढ़ते हैं। 1937 में ल्यूथर
गुल्क के द्वारा इसको जो है दिया गया था, पब्लिश किया था इन्होंने पेपर, उसमें इसके बारे में बताया गया था। सो दिस इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, पहला आपका करेक्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो पहला वाला करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए कोई। POSDCORB। E for planning, O for organizing, S for stopping, D for directing, CO4, CO साथ में है, कोऑर्डिनेशन, R for रिपोर्टिंग, और B for बजटिंग। हाँ, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, reporting, budgeting. Okay, so these are the principle to understand and management of public administration. ओके, तो ये आपका प्रिंसिपल किसके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। हम इसको वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, और कहीं पर भी जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर हम ये जो है प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत नहीं है। ओके, लेकिन जो है ये आपका होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 50 तक। इट इज अ मैन बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51, द एसेंस ऑफ द पैसेज इज realistic and idealistic philosophy of life, importance of relationship in a casework as a living warm human experience and dynamic interaction of the attitude and emotions। ए सॉरी, ये तो आपका पैसेज का है क्वेश्चन, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पैसेज को मैं वीडियो उसमें डाल दूंगा ग्रुप में। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द सब टाइप ऑफ पॉपुलर सोशल एक्शन। 56 से आंसर दीजिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉपुलर सोशल एक्शन, इसके सब टाइप कौन कौन से हैं। बताइए। एक तो आप, 3 प्रकार का होता है पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल। कौन कौन सा होता है? डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल, दूसरा कौन सा है डायलेक्टिकल मॉडल, और तीसरा कौन सा है कॉन्सेंट्राइजेशन मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मॉडल का मतलब क्या होता है बताइए कोई। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस थ्रू द एजुकेशन दैट इज गिवन बाय द पोलो थियरी। एजुकेट करना, बताना, समझाना, जब मतलब अवेयर करते हैं लोगों को थ्रू द एजुकेशन, किसके द्वारा दिया गया था? पोलो थियरी के द्वारा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्टिकल मॉडल? जो मैंने बताया था कि हम कैसे कन्फ्लिक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तीसरा वाला है आपका DMM, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। इसमें बड़े स्केल पर मास को मोबिलाइज कराते हैं, जैसे प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम अचीव कर पाए, राइट। उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। डायलेक्टिकल मॉडल बेस्ड ऑन दी कार्ल मार्क्स थ्योरी, अभी बताया था ना, थीसिस एंटीथीसिस, जिसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको हम बदलते हैं, या बोल सकते हैं कि नई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं थ्रू दी एंटीथेसिस। ओके, थीसिस का मतलब होता है स्टेटस को, प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, वो आपका थीसिस कहलाता है। ठीक है, डायलेक्टिकल थ्योरी। हाँ बिल्कुल, कार्ल मार्क्स। पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी एनालिसिस? कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है सोशल पॉलिसी एनालिसिस का? देखिए बी जिसका आंसर आ रहा है, डालिए आप 57। देखिए फिजिबिलिटी तो चेक करते हैं ना, कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो तो चेक करना होता है। हम जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं, तो फ्यूचर का देख करके चलते हैं, राइट। फिजिबिलिटी तो चेक करना होता है ना। तो एलिमेंट कौन है नहीं उसका, एडवोकेसी नहीं होगा, पॉलिसी और एडवोकेसी। ओके, ये उसका पार्ट नहीं, एलिमेंट नहीं है। फिजिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, मेरिट्स, ये सभी चीजें रहेंगी। तो डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 58, राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल? 58 का कौन सा आ रहा है? C21A। ओके, तो किस, आपको बताना है किस अमेंडमेंट में जो है इसको इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A में? बताइए कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? दैट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, दैट इज द फंडामेंटल राइट। ओके, अंडर द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 9 2002। ओके, तो आपका ये वाला इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 58 का? और बाकी के जो आर्टिकल हैं आपको देख लेना है, पढ़ लेना है गूगल पर सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस? आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इथेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिल आइसोसाइनाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। 59 का आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो बताइए कौन कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? पेपर 1 में सभी पढ़ना पड़ता है, तो सभी बताइए कौन कौन सी है। यहाँ पर जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, और इसके अलावा कार्बन, अच्छा CFC हो गया, और CO2, मीथेन, SO2 हो गया, वाटर वेपर, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ठीक है, 6 गैसेस, 1 2 3 4 5 6। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर, मेथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड, और बाकी फ्लोरेटेड गैसेस जो है वो सभी के सभी आपके आएंगी ग्रीन हाउस गैसेस में। इसको हम ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं? हाँ, F6 की एक कैटेगरी में आते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस, हैलोजन ग्रुप गैस। सो इसका मतलब बताइए आप, इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं? रेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। क्यों? बिकॉज ये अर्थ को गर्म रखती है। इट इज गुड इफ इन द कंट्रोल। ये भी सही है, क्योंकि ये जितनी गैसेस है ना, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एटमोसफियर में होते हैं। ओके, और ये जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। इसलिए हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। जो हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं। कहाँ पर, कौन से लेयर में? बट मोर विल बी रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो द लेयर दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, राइट, बट मोर विल बी रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सही है जी, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा लेयर रहता है, या बोल सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 60, पंचायत इन मॉडर्न इंडिया आर करेक्टराइज्ड बाय। आधुनिक भारत में पंचायतों की क्या विशेषता है? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल, निचले स्तर पर सभी लोगों की भागीदारी, सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन, एम्पावरिंग वीमन महिलाओं को सशक्त करना, और डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल पावर।
वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर होगा। ए और सी, बी क्यों नहीं होगा? पंचायत जो है, पंचायत का क्या काम होता है? लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। डेवोल्यूशन का मतलब ऑटोनॉमी नहीं है। ओके, मतलब जैसे कि अब ग्राम लेवल में जो ग्राम सरपंच होते हैं ना, जैसे जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके पास पावर होता है, उनके पास पैसा आता है, वो उसको खर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या गांव की रिक्वायरमेंट है, या विलेज लेवल पर, ओके, पंचायत लेवल पर। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो पावर होती है उनके हाथ में भी रहती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो चीफ मिनिस्टर है वो कंट्रोल कर रहा है या फिर, राइट। सो तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पावर है जो डिवॉल्व होती है या कम होती है बोल सकते हैं, या उनको मौका मिलता है फाइनेंशियल पावर को लेकर के, कि उनके पास भी अधिकार होते हैं। तो आपका बी करेक्ट होगा, गलत नहीं है कोई, सही, सब सही है। ठीक है, ऑटोनमी, हाँ, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आर्थिक रूप से उनके पास अधिकार होता है, ऑटोनमी होती है, दे कैन स्पेंड मनी एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो सोसाइटी, जो गांव की, जो पंचायत की जरूरतें हैं उनके अनुसार वो उसको खर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 सर, रिगार्डिंग पोस्टपोन्ड ऑफ एग्जाम सितंबर, रूपल जैन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी सह, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लें पहले, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, असोसिएशन क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। जेंडर एज द बेसिस फॉर सोशल इनइक्वालिटी इज स्ट्रक्चर इनटू फीमेल एंड मेल स्फेयर आर द बेसिस। जेंडर जो है एक आधार है जिसके माध्यम से जो है हम पुरुष और महिला का बोल सकते हैं, उसको हम स्फेयर को संरचित करते हैं या उसको स्ट्रक्चर करते हैं। ऑल वीमेन आर नॉट एन इक्वल इन देयर फैमिली एंड कम्युनिटी। महिलाओं को जो है समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो है बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, या इक्वल नहीं होती है इन कंपेरिजन टू मैन। तो कौन सा आंसर सही होगा? देखो, यहाँ पर बात की गई इनइक्वलिटी की, और वहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि समाज के अंदर जो है महिलाओं को बराबर इक्वल बोल से दर्जा नहीं दिया जाता है, समाज के अंदर, फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 द टर्म व्हाइट कॉलर क्राइम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाई, किसके द्वारा पहली बार इसको अडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर जल्दी से दीजिए। आज क्वेश्चन 30 ही होंगे, क्यों, चूंकि 5 क्वेश्चन पैसेज के हैं ना, तो 5 क्वेश्चन हटा दीजिए, तो 65 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। पैसेज वाले हम लोगों ने छोड़ दिए ना। इसका आंसर दीजिए, हमारे पास 3 मिनट है, टाइमर चल रहा है, उसके बाद ये क्लास क्लोज हो जाएगा। कोशिश करेंगे 65 तक डिस्कस करने की। सेकंड वाला आंसर होगा ई सदरलैंड। व्हाइट कलर क्राइम का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। जैसे कि ब्रेवरी लेना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, फ्रॉड, राइट, इनसाइड ट्रेडिंग करना, ये सभी चीज़ें आती हैं आपके, बिल्कुल, करप्शन वगैरह। 63 का आंसर दीजिए। आर्टिकल दिए गए हैं 14, 15, 16, 17, 51A। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। अब जैसे 51A आपको पता होगा, बिल्कुल, टैक्स थी, तो ये भी सही है। 51A क्या है आपका? फंडामेंटल ड्यूटी। अभी तक याद हो गया होगा कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो डी आपका पेयर होगा फर्स्ट के साथ, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आर्टिकल 17 आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ आर्टिकल तो आपको देख करके ही आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्या प्रोविजन है इसका, राइट। तो ऐसे आंसर लगा सकते हैं। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64 द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस टू इश्यू कमांड इन टर्म एज, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, राइट। 64 का आंसर दीजिए। इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, अधिकार, कि वो कमांड कर सकता है जब तक ऑफिस में है, जब तक उसके पास पावर है, मतलब उस अथॉरिटी पे है, जो पोजीशन पे है, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। टू इश्यू द कमांड,
उसको बोलेंगे बी, अथॉरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड द वेस्टर्न घाट एज वन ऑफ द 6th 7th 8th 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। दुनिया में आपको बताना है जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं उनमें से जो वेस्टर्न घाट है उसको कौन सा दिया गया है नंबर 6 7 8 9। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शी विल बी राइट आंसर। 8, तो 65 हम लोग डिस्कस कर लिए, मतलब टोटल 60 डिस्कस किए हैं, 5 तो पैसेज था, बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। कब डिस्कस करेंगे? कल करेंगे। कल छुट्टी तो नहीं है, मतलब किसी को छुट्टी लेना तो नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग ज्वाइन न करें। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फिर क्लास को और किसी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात, ठीक है, ओके। इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं क्लास आप लोग क्या? कल तो देखिए क्लास मेरा, कल तो मुझे जाना नहीं है। हाँ ठीक है, ओके ओके। मॉर्निंग में लेकिन सभी लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इवनिंग में ठीक रहेगा। ओके ओके, और जो नोटिफिकेशन जो आएगा ऑफिशियल मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।